किसान कौम है, जाट कौम, इसको दोनों पार्टियों टिकट नहीं देती है, बीजेपी और कांग्रेस, और इनका वोट लेना चाहती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमारे साथ छलावा कर रहे हैं। पहले भी कोई विकल्प नहीं था, अब हनुमान जी जैसे मजबूत नेता लोगों को मिल गया है। सरदार सर जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, लेकिन आज तक जाट कभी विधायक नहीं बना। लोगों में बड़ा उत्साह है हनुमान जी के प्रति, और जहाँ भी जाते हैं तो लाखों संख्या बिना बुलाए लोग आते हैं। तो ये हनुमान जी का ये क्रेज है। अगर गहलोत करना चाह रहे थे तो 5 साल पहले करते। किसानों के कर्जे माफ की घोषणा की थी, लेकिन कोई कर्जा माफ नहीं किया। गाँव में मास्टर नहीं है, अध्यापक, स्कूल खोल दिए लेकिन अध्यापक नहीं है, तो छात्रों को भी बड़ी समस्या आती है पढ़ाई करने में। विकास पहले भंवरलाल जी ने कराया, नया अनिल शर्मा करा रहा है। आपस में भाई को भाई लड़ा के, और उन्होंने राज किया था 35 साल। सरदार सर में कई मुद्दे हैं, जो चुनाव में 23 उपचुनाव थे उसमें भी यही मुद्दे थे, और अब भी वही मुद्दे हैं। 8-10 महीने मुझे नहीं लगता कि वो कार्य हुए हैं। जैसे ट्रॉमा सेंटर का मुद्दा हो, या फिर भ्रष्टाचार या भूमाफिया पनपता हुआ दिखाई दे रहा है उसका मुद्दा हो, या फिर सड़कों का जो बेहाल है उसका मुद्दा हो। तो इन 8 महीनों के कार्यकाल में विधायक जी ने क्या किया? फिर भंवरलाल जी का सपना था कि मेरा बेटा एमएलए बने, तो वो सपना पूरा हो गया, और कोई सपना नहीं था इनका। वो एक बार अनिल शर्मा एमएलए बन गया। इसके बाद विकास के नाम पर सरदार सर में कुछ नज़र नहीं आता है। यहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं रोशनी नहीं नजर आती है। 35 साल में भंवरलाल जी ने एक दूसरे भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस चुनावी यात्रा के अंदर हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं समस्याओं को हम जनप्रतिनिधि के सामने रखते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि आपने विकास के कार्य क्या-क्या करवाए। इसी के चलते आज हम पहुंचे चूरू जिले की सरदारसर विधानसभा क्षेत्र में, जो लगातार 35 साल से एक ही परिवार का राज कर रही है। आज यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं लालचंद जी मूंड साहब, जो कि सरदारसर उपचुनाव में आरएलपी से प्रत्याशी रहे हैं, और आपको बता दें कि लगभग 47,000 के यहाँ पर मत लिए थे इन्होंने। अब जानने की कोशिश करते हैं कि सरदारसर में इस बार 2023 के चुनाव में क्या समीकरण रहने वाला, आइए जानते हैं। नमस्कार सर, आपका आरजे 24 पर स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं आपके परिचय से शुरुआत करना चाहूँगा कि आप एक गांव ढाणी से आने वाले हैं, लेकिन सरदारसर उपचुनाव में आप प्रत्याशी रहे आरएलपी से, लेकिन यहाँ तक की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ आके मेरे को इंटरव्यू लेने का उचित समझा, और मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में राजनीति शुरू की थी जी। इसके बाद में धीरे धीरे 2000 में पंचायत समिति उप प्रधान होना, फिर 2005 से मैं सरस डेयरी से सहकारी समिति से जुड़ा, और लगातार सरस चूरू जिले का चेयरमैन हूँ सरस डेयरी का, और 4 बार लगातार मैं 20 साल से डेयरी में चेयरमैन हूँ जी। और ग्राम पंचायत में सरपंच भी रहे, हम 3 बार सरपंच भी रहे, पंचायत में भी रहे, और इससे हमारी राजनीति शुरुआत हुई। 2008 में मैंने चुनाव लड़ा था पहले बीएसपी से, अच्छा, और 2022 का उपचुनाव लड़ा आरएलपी से जी। आप डेयरी के सर्स के चेयरमैन हैं, अभी भी आप चेयरमैन लगातार कई सालों से चेयरमैन हैं। 4 बार तो इस चेयरमैन के कार्यकाल में आपने सरदारसर के लोगों के लिए क्या फायदे करवाए? देखिए, हम किसान हैं, और किसानों के लिए चाहे डेयरी हो या और जो भी सेक्टर है, हम इसमें हमेशा जुड़ाव रखते हैं, और इनका मन से काम करते हैं। कोई हम राजनीति वाला कोई काम नहीं करते हैं, और तभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं 20 साल 25 साल से। मैं मात्र 24 साल की उम्र में राजनीति में आया था, और आज तक मेरे को लोगों ने कोई न कोई पद पर रखा है हमेशा 25 साल से, और मैं लगातार दिन दिन उन्नति कर रहा हूँ। हमेशा लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका यही कारण है कि मैं दिल से जुड़ा हूँ लोगों को, कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करता, न कोई राजनीति करता हूँ, इसलिए मेरे साथ लोगों का जुड़ाव है जी। आप जिस पद पे हैं वो गांव देहात से जुड़ाव लगता है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप 2022 के उपचुनाव थे जो सरदारसर के, उसमें आरएलपी से प्रत्याशी बने, उसके बाद में चर्चाओं में है लगातार जी। आप लगभग 47,000 वोट लेते हैं, लेकिन उस उपचुनाव से पहले की बात करें तो 35 साल तक भंवरलाल जी विधायक रहे हैं। तो उस विधायक के कार्यकाल में सरदारसर में क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं, और क्या क्या सरदारसर में विकास के कार्य नहीं हुए हैं अभी तक? देखिए, विकास के नाम पर सरदारसर में कुछ नज़र नहीं आता है। यहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं रोशनी नहीं नजर आती है। 35 साल में भंवरलाल जी ने एक दूसरे भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। विकास के नाम पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों, अशोक पिंचा और भंवरलाल दोनों मिलकर चुनाव लड़ते थे। ये क्लियर है, दोनों आपस में एक दूसरे से समझौता होकर चुनाव लड़ते थे।
अशोक पिंचा चुनाव जीतना नहीं चाहता था, हमेशा भी इनकी थोड़ी रही चुनाव जीतने जाऊं, और भंवरलाल लोगों को खुलेआम गाली देता था, प्रेस ब्लैक में लेकर के और राजनीतिक दबाव में लेके वोट लेता था, और दूसरा कोई विकल्प नहीं था तीसरा, इसलिए लोग वोट भंवरलाल को देते थे। अच्छा, इसकी वजह अशोक पिंचा ही है भंवरलाल को जिताने के लिए, और कोई दूसरा नहीं है। या उपचुनाव की बात करें, उपचुनाव में अनिल जी जब गांव में जा रहे थे तो अनिल जी कहते थे पिताजी के सपने पूरे करने हैं जो अधूरे रह गए हैं, उनके बारे में क्या कहना है? फिर क्या अब वो सपने इस 8-10 महीने में पूरे हो गए? नहीं, भंवरलाल जी का सपना था कि मेरा बेटा एमएलए बने, तो वो सपना पूरा हो गया, और कोई सपना नहीं था इनका। वो एक बार अनिल शर्मा एमएलए बन गया, इसके अलावा और सपना क्या है? भंवरलाल जी ने कोई काम नहीं किया 35 साल में, और न कोई अनिल शर्मा ने कोई काम किए जो नजर आए कि सरदार से विकास हुआ है। जी, भंवरलाल और अनिल शर्मा के कहने के लिए कोई काम नहीं है कि हमने विकास कराया 35 साल में। और अब 2-3 महीने बाद में चुनाव है 2023 का, तो लोगों को पता चल जाएगा। गाँव बीच में जाएंगे तो एक एक आदमी से जवाब मांगे 35 साल का कि 35 साल में तुमने क्या किया है। आजकल आपके विधायक यहाँ पे क्षेत्र में बहुत कम दिखाई देते हैं। नहीं, विधायक तो क्षेत्र में जयपुर बैठे हैं, आपकी मस्ती कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। यहाँ लोगों भी देखो, यहाँ बिजली की बड़ी भयंकर समस्या है। बिल्कुल। और हम लगातार पिछले 8.5 महीने से किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं बिजली की समस्या को लेकर मैं हमेशा किसानों के साथ रहता हूँ। जब भी मेरे को कोई आदमी फ़ोन करता है बिजली के बारे में, संबंधित अधिकारी से बात करते हैं, वहाँ मौके पर जाके और वस्तु से अवगत कराते हैं और हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं कांगड़ चैनपुरा के गाँव की साइड गया था, शायद उधर रात्रि को लाइट नहीं आई थी, आप 2 बजे तक धरने पे बैठे थे वहाँ पे लोगों के साथ। बैठे थे। ये क्या मामला था? नहीं, आजकल वो लाइट 4 फीडर में कर दी तो 1 फीडर रात का आता है। तो आजकल वो अनाज बड़ा हो गया तो भी किसानों को डर लगता है कोई सांप काट ले या और जो भी, इसलिए लोग कह रहे हैं कि लाइट दिन में दी जाए 3 फीडर में, लेकिन राज्य की धर्मता है कि लाइट रात को दी जा रही है 1 फीडर में। तो किसानों को लिए चिंता की बात है, और मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि सेफ्टी से रहें, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल वो अपने अनाज बड़ा हो गया तो भी सांप का बहुत डर रहता है। जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि सरदार शहर में आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो जो आरएलपी का आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, लेकिन अब लोग कहने लगे हैं कि मतलब कांग्रेस बीजेपी के कि इस बार 23 के चुनाव में आरएलपी का फैक्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि उस बार तो पिछली बार तो हनुमान जी खुद आके चुनाव लड़ रहे थे, लालचंद मूड तो एक चेहरा था। आप क्या कहना चाहते हैं इसके? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ पिछली बार तो हमें टाइम कम मिला था, मात्र 14 दिन का टाइम मिला था टिकट मिलने के बाद में। अब की बार मैं 8.5 महीने से रात दिन लगा हुआ हूँ, और वोट हमारे निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। हमारे आप गांव में जाके सर्वे कर लो, किसानों से पूछो कि मैं 9 महीनों से किसानों के बीच में हूँ और लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, और हर बार में हर संभव मेरा सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं लोग, और आने वाला 2023 में मेरे को वोट बढ़कर चढ़ के देंगे और 2023 में चुनाव जिताएंगे। आपके विधायक जी एक मुद्दे को लेकर चर्चाओं में काफ़ी हैं जी, SC/ST का मुद्दा। कोई एक ज़मीन का विवाद चल रहा है जिसमें विधायक जी का एक बयान भी आता है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होता है, कोई रोक के दिखाए मुझे, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये कोई अम्बेडकर छात्रावास है, यहाँ बापा संशोधन और 2 ज़मीन है बापा संशोधन की 38 बीघा ज़मीन जी, इसको लेके विधायक जी ने बयान दिया था। वहाँ इस ज़मीन में कोई हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं अनिल शर्मा, और इस अपने विधायक पिता भंवरलाल शर्मा का नाम देना चाह रहे हैं जी। तो भी यहाँ जो SC वर्ग के लोग हैं वो चाह रहे हैं कि ज़मीन हमारी SC की है, अम्बेडकर छात्रावास की ज़मीन है, अम्बेडकर बापा संशोधन की ज़मीन है, तो नाम हमारा अम्बेडकर लगना चाहिए। और इसमें हम भी इनका समर्थन भी करते हैं कि जिसकी ज़मीन हो इसका ही नाम लगना चाहिए। बिल्कुल, भंवरलाल शर्मा का नाम लगाना है तो अपनी ज़मीन खुद की खेती में यहाँ 150 बीघा ज़मीन पड़ी है, वहाँ बना के अपना नाम लगाए, कौन रोक रहा है जी। ये हॉस्पिटल हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन विरोध इस चीज़ का है कि जिस संस्था की ज़मीन है इस संस्था का नाम लगना चाहिए हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल बनना चाहिए। हम इस पक्ष में हैं, हॉस्पिटल बनना चाहिए, लेकिन बनने वाला कोई मतलब नहीं है। लोगों को गुमराह लड़ाना चाह रहे हैं। अनिल शर्मा, भंवरलाल जी की नीति भी अनिल शर्मा चल रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाना चाह रहे हैं, और हॉस्पिटल बनाने के नाम नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल बने नहीं, लेकिन ये मुद्दा बन गया और हॉस्पिटल कैंसिल हो जाए तो मैं कहूँ कि लोगों ने मेरे को बनाने नहीं दिया। 23 के चुनाव में मुद्दा मिल जाए, जबकि कोई बजट नहीं है, कोई सेंक्शन नहीं है, और विकास मालू से कोई विकास मालू है यहाँ उद्योगपति है, इससे बनवाना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि सेंक्शन नहीं है तो फिर क्यों? विकास मालू तो कभी बना सकता है, कहीं बना सकता है। विकास मालू कहे तो ज़मीन लेके बना सकता है, जरूरत भी नहीं है। वो तो उद्योगपति है, सरदार से में साल का अरबों रुपये खर्च करता है यहाँ।
अच्छा, सरदार सर में अरबों रुपए खर्च करता हर साल विकास कार्यों में खर्च करता है विकास मालूम। अच्छा, एक चीज़ हो जानता हूँ, हॉस्पिटल से मुझे कुछ सवाल याद आ गए कि सरदार सर में कई मुद्दे हैं। जो चुनाव में 23 उपचुनाव थे उसमें भी यही मुद्दे थे और अब भी वही मुद्दे हैं। 8-10 महीने मुझे नहीं लगता कि वो कार्य हुए हैं। जैसे ट्रॉमा सेंटर का मुद्दा हो या फिर भ्रष्टाचार या भूमाफिया पनपता हुआ दिखाई दे रहा है उसका मुद्दा हो या फिर सड़कों का जो बेहाल है उसका मुद्दा हो। तो इन 8 महीनों के कार्यकाल में विधायक जी ने क्या किया फिर? विधायक जी विधानसभा जाके आगे वैसे अपना सपना ये था भंवरलाल जी का, मेरा बेटा एक बार विधानसभा चला जाए। मेरे जीते जीते वो तो नहीं कर पाए, लेकिन बढ़ने के बाद जरूर वो विधायक बन गया। अब इनका सपना वो पूरा हो गया, लास्ट सपना था। उन्होंने काम का मतलब नहीं है, विकास कार्यों से कोई मतलब नहीं है अनिल शर्मा को। नया विकास पहले भंवरलाल जी ने कराया, नया अनिल शर्मा करा रहा है। आपसे भाई को भाई लड़ा के और उन्होंने राज किया था 35 साल। अब जनता समझ चुकी है और 2023 में इनको नकार देगी निश्चित रूप से। और हम 2023 में चुनाव जीतेंगे, क्योंकि लोगों को जो मेरे को मिल रहा है, जो लोगों को मेरे को सहयोग दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। और अनिल शर्मा मात्र एक दूसरे भाई से लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं, कोई विकास का कार्य नहीं कर रहे हैं। नए कोई ड्रामा सेंटर बनाना चाह रहे हैं, नए कोई सड़कों की हालत सुधारना चाह रहे हैं, नए कोई बिजली की, यहाँ मुख्य समस्या बिजली की है। जो किसानों को 6 घंटे बिजली चाहिए वो 6 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, मात्र 1.5 घंटा 2 घंटा बिजली मिल रही है, वो भी बिना वोल्टेज, कम वोल्टेज से। तो बार बार मोटर जलती है, किसानों को रोज़ के लाखों रुपये नुकसान होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर काम करने थे तो आज से 4 साल पहले 132 के GSS 33 GSS बनाना चाहिए थे। कुओं की संख्या बढ़ गई है लेकिन बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा है, इसलिए लाइट नहीं मिल रही है। तो मुख्य समस्या हमारी बिजली की है। दूसरी गांव में मास्टर नहीं है, अध्यापक, स्कूल खोल दिए लेकिन अध्यापक नहीं है, तो छात्रों को भी बड़ी समस्या आती है पढ़ाई करने में। तो दूसरी समस्या अध्यापकों की है। और तीसरी ट्रॉमा सेंटर की है, हॉस्पिटल नहीं है हमारे यहाँ, कोई डॉक्टर नहीं है, सीकर जाना पड़ता है, कोई डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, कोई जांच की सुविधा नहीं है, न कोई साफ सफाई की व्यवस्था है। इसलिए कोई आदमी, आम आदमी आज जा नहीं सकता, हॉस्पिटल दुर्गंध आती है। तो ये मात्र एक रेफर हॉस्पिटल बन गया है सरदार सर का हॉस्पिटल, तो कोई जाना नहीं चाहता जी। अगर अनिल शर्मा और भंवरलाल काम करना चाहते तो हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारते पहले। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं अब आपसे, प्रदेश के ऊपर जानना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री गहलोत सरकार रिपीट करना चाहते हैं, भरपार योजनाएं लेकर आ रहे हैं। उन योजनाओं में बात करें, चिरंजीवी योजना है जो आजकल काफ़ी चर्चाओं में, प्रदेश ही नहीं देश भर में, क्योंकि जो आयुष्मान भारत योजना थी उनको भी उन्होंने फ्लॉप कर दिया है, क्योंकि उसमें 5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलता था, इसमें 25 लाख रुपए तक का है। और मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना लेकर आए हैं, उसके अलावा गैस सिलेंडर की योजना है और महंगाई राहत कैंप। इनके बलबूते पे गहलोत साहब रिपीट करना चाहते हैं। इन योजनाओं के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये चुनावी कोई बैठा हुआ है, चुनाव के लिए ये कर रहे हैं। अगर गहलोत करना चाह रहे थे तो 5 साल पहले करते। किसानों के कर्जे माफ़ की घोषणा की थी लेकिन कोई कर्जा माफ़ नहीं किया। यही घोषणा उन्होंने चिरंजीवी योजना की है, स्मार्टफोन है जो दे रहे हैं, मात्र कोई कुछ बालिकाओं को दे रहे हैं, विधवा लोगों महिलाओं को दे रहे हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर कोई विकास करना तो ये विकास नहीं है। विकास करना है तो सड़क बनाओ, हॉस्पिटल की व्यवस्था कराओ और बिजली की व्यवस्था कराओ। और यहाँ नहर की सुविधा नहीं है हमारे सरदार सर में, तो नहर लाने का काम करना चाहिए। विकास तो ये है, कोई स्मार्टफोन देने से कौन सा विकास हो गया जी। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आजकल आरएलपी का जो सदस्यता से सत्ता की ओर एक अभियान चल रहा है जी, जो कि काफ़ी चर्चाओं में है। गांव ढाणी लोग लगे हुए हैं, हर गांव में जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे आरएलपी के लोग मिलेंगे जी, किसी न किसी मोबाइल में स्मार्टफोन से मैसेज डालते हुए। तो आजकल इस अभियान से आप क्या पाना चाहते हैं 2023 के लिए? देखिए, हमारा ये 1 महीने का अभियान है, 31 जुलाई से 31 अगस्त तक का जी। सदस्य से सत्ता की ओर हर घर तक पहुंच के हम लोगों को मोटिवेट करेंगे और इनको बताएंगे हमारी आरएलपी नीति क्या है, हनुमान जी क्या कर रहे हैं, रात दिन लोगों को लगे हुए हैं, इसलिए इनके बारे में बताते हैं। और आम आदमी को हम सदस्य बना रहे हैं और आम आदमी बड़ी रुचि से जुड़ रहा है हमारे साथ जी। हमारा 50 लाख का टारगेट था 1 महीने का, तो वो टारगेट क्रॉस होगा। लमसम 70-80 लाख सदस्य हम जोड़ेंगे 50 लाख की एवज में। तो निश्चित रूप से आरएलपी का ग्राफ बढ़ रहा है और हनुमान जी सत्ता के करीब पहुंच रहे हैं। लोगों में बड़ा उत्साह है हनुमान जी के प्रति और जहाँ भी जाते हैं तो लाखों संख्या बिना बुलाए लोग आते हैं। तो ये हनुमान जी का ये क्रेज है। हनुमान जी हमेशा किसान के लिए, गरीब के लिए, नौजवान के लिए रात और दिन 24 घंटे मेहनत करते हैं, हमेशा इनके बीच रहते हैं। इसलिए इनका लोगों का प्रेम और प्यार है, जिसकी बदौलत हम लोग गाँव में जाते हैं तो हनुमान जी का नाम लेने पर अपने आप लोग जुड़ते हैं। अच्छा, अपने आप जुड़ जाते हैं? हाँ, अपने आप जुड़ते हैं। एक चीज़ जानना चाहता हूँ फिर मैं कि अभी आजकल सरदार सर की बात करें तो सरदार सर में आपके अलावा कांग्रेस और भाजपा जो यहाँ पे पार्टियां हैं उनमें कई दावेदार मैदान में हैं, उन्हें आप अपने प्रतिद्वंदी के रूप में कैसे देखते हैं?
नहीं, वो तो दोनों पार्टियां भी अपनी पार्टी बीजेपी में, कांग्रेस में 8-9 दावेदार घूम रहे हैं, वहीं पे भाजपा में भी 4-5 वो तो दावेदार घूम रहे हैं। पार्टी का नेतृत्व तय करेगा किसको देगा, लेकिन वो अनिल शर्मा सिटिंग विधायक है तो शायद मेरे को नहीं लगता, वो तो पार्टी जाने। और बीजेपी में अशोक पिंचा, क्या आप कांग्रेस से निकले हुए नेता हैं? हाँ, मैं कांग्रेस से पिछली बार मैंने भी दावेदारी की थी, 2 बार से मैंने टिकट मांगा, लेकिन टिकट भी मोहनलाल और लगातार विधायक था तो इसलिए इनको मिला, मेरे को नहीं मिला। और यही हाल तब होने वाला है, कोई मुश्किल नहीं लगता है कि टिकट किसी दूसरे देंगे, क्योंकि वो 7 बार विधायक रहे हैं। तो सरदार सर जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, लेकिन आज तक जाट कभी विधायक नहीं बना, क्या कारण मानते हैं? विधायक बने थे सबसे ज्यादा जाटों के जब भी टिकट दिए, नरेंद्र बुढ़ानिया बना था, हजारीमल सारण बने थे, लेकिन इसके बाद कोई इक्के दुक्के बात अलग इसके है। बाद में दोनों पार्टियों ने, जो किसान कौम है, जाट कौम, बुढ़ानिया जी तारानगर से आके चुनाव लड़े थे। हाँ, शुरू से हाँ। शुरू से किसान कौम है, जाट कौम, इसको दोनों पार्टियों टिकट नहीं देती है, बीजेपी और कांग्रेस, और इनका वोट लेना चाहती है। और अब लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमारे साथ छलावा कर रहे हैं। पहले भी कोई विकल्प नहीं था, अब हनुमान जी जैसे मजबूत नेता लोगों को मिल गया है तो अब जरूरत ही नहीं है तीसरा विकल्प। जरूर इस बार और ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और 2023 में चुनाव जीतेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से सरदार सर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ही अपील करना चाहता हूं कि मैं पिछले 10 महीने से आप सब लोगों के बीच में हूं, जो भी मेरे से हो सकता है मैं आप लोगों के संघर्ष कर रहा हूं। और जहां भी आप मेरे को बुलाते हो, जिस मुद्दे पे आप बुलाते हो, मैं आपके लिए संघर्ष कर रहा हूं। तो आप मेरा संघर्ष में सहयोग दीजिए और आने वाला 2023 में अपने संघर्ष के बदौलत सत्ता में पहुंचेंगे, यही अपील करना चाहते हूं। और 2023 में जो दिसंबर में चुनाव है, निश्चित रूप से यहाँ बदलाव करके आरएलपी की सरकार बनाए, सारों लोगों से यही मेरी अपील है। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ लालचंद जी मूड साहब, जो कि आरएलपी से सरदार सर के उपचुनाव में प्रत्याशी रहे। अब देखना होगा कि 2023 के चुनाव में सरदार सर से सरदार कौन बनता है। लेकिन आप जुड़े रहिए आरजे टीवी 24 पर। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी रहेगी। फिर मिलते हैं किसी नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।